मैं रुपेश आप सभी का स्वागत करता हूं इस वॉल्यूम के टॉपिक। वॉल्यूम यानी आयतन। फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर मेंटल एबिलिटी का पोर्शन है। उसमें अब तक मैंने 2 वीडियो ब्लड रिलेशन के अपलोड किए हैं और ब्लड रिलेशन का एक सवाल ये मान के चलिए कि पक्का आएगा। तो हम एक टॉपिक रीजनिंग का पढ़ लेंगे, फिर एक टॉपिक मैथ्स का पढ़ लेंगे। मैथ्स में जो टॉपिक आप लोगों के है वो है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आप लोगों के सिलेबस में आयतन के साथ साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ वो आकृतियां हैं जो त्रिआयामी हैं। कौन कौन सी आकृतियां हैं आप लोगों के सिलेबस में? तो आपके सिलेबस में घन है, घनाभ है यानी क्यूब है, क्यूबॉइड है और इसके अलावा आपके बेलन है और शंकु है, बेलन है, शंकु है और गोला भी। और बेलन यानी सिलेंडर और शंकु यानी कॉन और गोला यानी स्फीयर। और ये जो 5 आकृतियां हैं आपके सिलेबस में, इनका आयतन भी है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है और एक आकृति से दूसरी आकृति में कन्वर्जन भी है। जैसे गोले को पिघलाकर सिलेंडर बना दिया जाए, सिलेंडर को पिघलाकर क्यूब बना दिया जाए। बहुत आसान सा टॉपिक है और 2 या 3 शॉर्ट वीडियोस में आप लोगों का काम हो जाएगा। हाँ, इसमें कुछ सूत्र है, कुछ फॉर्मूला है जिनका हमें यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो भी बहुत आसान है। यानी कुल मिलाकर एक एक करके इसमें आपके जो 10 से 12 जो क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन तो आप मिनिमम मान के चलिए, तो वो आपके तैयार हो जाएंगे। तो जब आपके 75 में से 10 क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार हो जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग आ जाता है कि भाई इन 10 में से मैं कोई नंबर कटने नहीं दूंगा। 5 हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के आएंगे, तो 10-20 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि आपके स्कोर को बहुत अच्छा बूस्ट दे देते हैं। एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग आ जाता है कि भाई इतनी मेरी अच्छी तैयारी हो गई। वरना क्या होता है कि ये मेरा तैयार नहीं है, ये मेरा तैयार नहीं, मेरा क्या होगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है इसको ये बूस्ट कर देगा। आपको गिनती की कुछ क्लासेस अटेंड करनी है और ये सब आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि भी बेहतर से बेहतर तरीके से आपकी तैयारी में किस प्रकार हमारा सहयोग हो सकता है। नाथ पब्लिकेशन की पूरी टीम आपके सहयोग के लिए लगी हुई है। उसी कोशिश में एक ये भी आप लोगों के लिए है। इसके साथ पेडागोजी, आईसीटी, मनोविज्ञान, उनकी क्लासेस भी रेगुलर, यानी आपको 5 प्रकार के वीडियोज में उपलब्ध करवा रहा हूं। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी, आईसीटी यानी आईटी और आईसीटी, क्योंकि आईटी का कुछ पोर्शन, आईसीटी का पोर्शन कॉमन है जो 3rd ग्रेड में भी काम आएगा, 1st ग्रेड में भी काम आएगा, और उसके साथ में मैथ्स और रीजनिंग। तो 5 प्रकार की क्लासेस हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, वो भी निःशुल्क, एक प्रकार से बिना किसी चार्ज के या कोई बिना किसी ऐप पर कोई आपसे कुछ धन लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं आज का पॉइंट, वॉल्यूम और सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब देखिए यहां 2 चीजें होती हैं। आपने कभी भी गौर किया हो तो आकृतियां जो होती हैं गणित में वो 2 प्रकार की होती हैं। एक प्रकार होता है 2D आकृतियां जो होती हैं उनको कहते हैं हम लोग 2 डायमेंशनल, या हिंदी में हम उनको कहते हैं द्विआयामी। ये वो आकृतियां होती हैं जो जिनके 2 ही आयाम होते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, गौर किया होगा, जैसे वर्ग है या आयत है या वृत्त है या त्रिभुज है। ये ऐसी आकृतियां होती हैं जिनके 2 ही आयाम होते हैं और उन 2 आयामों के कारण ही इनका क्षेत्रफल भी होता है। क्षेत्रफल वर्ड यूज कर रहा हूं, एरिया वर्ड यूज कर रहा हूं, और क्षेत्रफल के साथ साथ इनका परिमाप यानी इनकी पेरीमीटर भी होती है। परिधि, वृत्त के केस में हम इसको परिधि कह देते हैं, अन्य मामलों में हम इसको परिमाप कहते हैं। लेकिन जो आकृतियां
ठोस होती है उन आकृतियों को हम कहते हैं 3D या 3 डायमेंशनल, या हिंदी में हम इनको कह सकते हैं ठोस आकृतियां या त्रिआयामी आकृतियां। ये वो आकृतियां होती हैं जो जगह घेरती हैं, जो जगह चाहिए उनको रख। अगर आपके पास कोई भी एक ठोस आकृति है तो उसका ठोस होगी, वो मूर्त होगी, और ऐसी आकृतियां जगह घेरती हैं और इसीलिए इन आकृतियों का आयतन होता है। साथ में चूंकि ये आकृतियां सॉलिड होती हैं तो इनके ऊपर की जो सतह होती है उसको हम सतही क्षेत्रफल या उसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अगर आकृति में किसी प्रकार का कोई ढाल नहीं है, अगर ढाल है तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा यानी कर्व्ड एरिया हो जाएगा, और अगर ढाल नहीं है तो फिर सिंपल सतही जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इन दोनों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, यानी इन आकृतियों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली आकृति में आप लोगों के साथ जहां से शुरू कर रहा हूं उस आकृति का नाम है घन यानी क्यूब। घन यानी जो क्यूब होता है, जैसी आकृति मैंने आप लोगों के सामने ली है, ये एक ठोस त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशनल आकृति है। इस आकृति के 3 आयाम हैं। वो 3 आयाम कौन कौन से हैं? पहला इसका जो आयाम है वो है इसकी लंबाई या इसकी लेंथ। दूसरा इसका जो आयाम है वो इसकी चौड़ाई है, या आप इसको कह सकते हैं इसकी जो ब्रेड्थ है वो है। और तीसरा जो आयाम है वो है यहां से यहां तक, आप इसको इसकी ऊंचाई भी कह सकते हैं, इन इंग्लिश आप इसको इसकी हाइट कह सकते हैं। ये जो 3 आयाम होते हैं, तीनों आयामों के कारण ही हम इसको 3 डायमेंशनल आकृति कहते हैं। अब ये जो क्यूब होता है, एक नॉर्मली अगर हम किसी क्यूब का एग्जाम्पल ले, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने एक डब्बा ले रहा हूं, जैसे ये मेरे पास एक छोटा सा डब्बा है। इस डब्बे को अगर आप देखें तो इस डब्बे को मैं क्यूब तो नहीं कह सकता क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, और ऊंचाई और चौड़ाई लगभग बराबर है लेकिन लंबाई ज्यादा है। ये एग्जाम्पल होगा किसका? ये एग्जाम्पल किसका होगा? घनाभ का। लेकिन अगर मैं इसको लंबाई चौड़ाई किस हिसाब से समझाने के लिए मैं इसको आप लोगों के लिए यूज कर रहा हूं, जब हम इसके आयामों को देखते हैं, ये लंबाई है। अब जितनी लंबाई इस साइड है उतनी लंबाई इस साइड है, जितनी चौड़ाई इस साइड है उतनी चौड़ाई इस साइड है, और जितनी ऊंचाई इस साइड है चारों तरफ उतनी ऊंचाई है। इसलिए इसके जो 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों आयाम अगर हम इसको गौर से देखें तो इसकी सतह पर, चूंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आयाम हम बराबर ले रहे हैं क्योंकि हम घन की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों आयाम जब बराबर हो जाते हैं, इसमें तो बराबर नहीं है लेकिन आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि अगर ये तीनों आयाम बराबर हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ अगर हम देखें तो इसके टोटल 6 पृष्ठ बनते हैं। किसी भी घन या घनाभ में 6 पृष्ठ बनते हैं, या आप कह सकते हैं कि इसके जो 6 सरफेस होते हैं, या इसको कभी कभी फलक भी कहा जाता है, तो इसके 6 फलक होते हैं। ये 6 फलक कौन से हैं? एक फलक आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। जैसा जितना एरिया इस फलक का है उतना ही एरिया इसके पीछे की साइड वाले फलक का है। यानी आप जिस कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं, आप उस कमरे को एक बार गौर से देखें तो जो छत है वो अगर एक सतह है तो जो आपका फर्श है वो दूसरी सतह हो जाएगी। चूंकि ये एक प्रॉपर घन है ये, तो लंबाई जो जितनी आपका जो एरिया छत का होगा उतना ही एरिया आपके फर्श का होगा। इसका मतलब हम यहां क्या कह सकते हैं कि जो आमने सामने की जो साइड होती है, आमने सामने की जो सतह होती है वो समान होती है। अब चूंकि ये तो घन नाभ का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, इसलिए मैंने आपको आमने सामने का बताया। वैसे ही जिस कमरे में आप बैठे हो, क्योंकि नॉर्मली घन के आकार के हम कमरे नहीं बनाते हैं, कमरे नॉर्मली घन के आकार के नहीं होते, क्योंकि अगर आप 10 बाई 10 का कमरा ले रहे हो तो नॉर्मली उसकी हाइट भी 10 फीट नहीं होती। अमूमन कमरे की लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, ऊंचाई भी उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी लंबाई होती है।
लेकिन हमें अगर समझना है तो आप कह सकते हैं कि आपके बाएं हाथ की तरफ जो दीवार है उसका जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल आपके दाएं हाथ की तरफ जो दीवार है उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक इसी प्रकार से जो दीवार आपके पीठ पीछे है उसका भी उतना ही क्षेत्रफल होगा जितना आपके सामने वाली दीवार का है। लेकिन घन में एक खास बात क्या होती है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाती है, इसलिए घन के मामले में हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो सभी सतहें होती हैं उनका समान क्षेत्रफल होता है या सभी सतहें समान होती हैं। सारी की सारी सतहें बराबर हो जाएंगी क्योंकि हम घन की बात करें। घनाभ का जब एग्जाम्पल आएगा तब अपन आमने सामने की सतहों को बराबर कर देंगे। अच्छा, आप देखिए ये लंबाई है और ये एक बार मैं इसकी ऊंचाई ले लेता हूं। अगर इस पूरे एरिया को देखा जाए जो एक साइड बना रही है, जैसे आपके कमरे का फर्श या आपके कमरे की छत या आपकी बाईं या दाईं दीवार या आगे पीछे की दीवार, कोई भी एक सतह को अगर हम ले ले और वहां पर लंबाई और चौड़ाई को या चौड़ाई और ऊंचाई को या लंबाई और ऊंचाई को अगर हम इक्वल कर दें, बराबर कर दें, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो 6 की जो आपकी सतहें बन रही हैं, ये जो 6 सतहें बन रही है, ये सभी की सब क्या हो जाएंगी, 6 वर्ग बना देंगी। क्यों? क्योंकि एक वर्ग की विशेषता होती है कि उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। अगर एक आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई को अगर हम बराबर कर दें, जैसे ही एक आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाती है, वो आयत न रहकर वो एक वर्ग बन जाता है। इसीलिए वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत भी गणित में कहा जाता है। यहां पर 6 वर्ग बन रहे हैं और 6 के 6 वर्ग जो है वो बराबर क्षेत्रफल के बन रहे हैं। तो यहां पर हमें 3 चीजें समझनी है, 3 चीजें यहां समझनी है। पहली चीज जो हमें समझनी है वो है इसका सरफेस एरिया या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी हम इसका सरफेस एरिया या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। एक बार आपको समझना है, लाइफ में एक बार, जीवन में ही आपको एक बार समझना है, दोबारा नहीं समझना। अब आप देखिए ये इसका जो 6 सतह है वो क्या बना रही है, 6 वर्ग बना रही है और हम ये मान लेते हैं कि इसकी लंबाई a है। अब जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी और जितनी चौड़ाई होगी उतनी ही ऊंचाई होगी। हालांकि इसमें दिखने में लग रहा होगा लेकिन ये हमने बराबर लिया है, घन लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो 6 वर्ग बनेंगे वो कहां कहां बनेंगे। एक वर्ग बनेगा फ्रंट में, एक वर्ग बनेगा बैक में, एक वर्ग बनेगा ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट। तो जो 6 वर्ग बनेंगे, अब वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा गुणा भुजा या साइड इंटू साइड होता है। तो इसके 6 वर्गों का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा या साइड इंटू साइड। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 गुणा साइड का स्क्वायर या आप कह सकते हैं 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब हमें यह देखना है कि इसकी जो लंबाई या जो भी भुजा दे रखी है वो किसमें दे रखी है, वो जो भी इकाई होगी उसका वर्ग हो जाएगा। यानी मीटर में है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, किलोमीटर में है तो वर्ग किलोमीटर। जो भी हमें वैल्यू दे रखी होगी उसी को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ये तो हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसकी जरूरत कहां पड़ती है, जैसे आपके पास कोई घन के आकार का गिफ्ट है और आप उसको चारों तरफ से पैक करवाना चाहते हैं तो सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें तो उसको पैक करना है। या जैसे आपके पास कोई घन के आकार का संदूक है और आप उसके चारों तरफ कलर करना चाहते हैं। जैसे 10वीं क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा, आप ऐसे कलर करने वाले क्वेश्चन आते थे कि एक 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची एक लोहे की संदूक है, उसके चारों तरफ कलर करने का खर्चा क्या आएगा यदि इतने वर्ग मीटर का खर्चा ये हो। ऐसे सवाल आते हैं। तो ऐसे सवाल सरफेस एरिया से या पृष्ठीय क्षेत्रफल से सॉल्व हो जाते हैं। आगे सवाल भी देखेंगे, एक बार पहले इसका फंडामेंटल क्लियर कर ले। सेकंड पार्ट जो इसमें पूछा जाता है वो है इसका आयतन। आयतन यानी वॉल्यूम, यानी कोई भी जो चीज जो ठोस होगी वो जगह घेरेगी, ये तो आप मानते हैं। और आयतन कैसे निकालते हैं, तो आयतन निकालने का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि मान लेते हैं आपके पास एक कागज है जो 2 सेंटीमीटर या मान लो 5 सेंटीमीटर चौड़ा
और 5 सेंटीमीटर लंबा एक कागज ले लिया हमने, छोटा सा पतला सा। उसके ऊपर उसी साइज के अगर हम खूब सारे कागज रख दें तो वो एक ठोस आकार ले लेगा। जैसे कागज की रिम होती है ना, आपकी नोटबुक देख लो, आपकी किताब देख लो, देखो पतले पतले कागज जुड़कर एक मोटी स्लैब बना देते हैं। तो ऐसे ही जो सबसे नीचे कागज आया उसका एरिया क्या आया था, भुजा गुणा भुजा। आप उसको बढ़ाते बढ़ाते ऊंचाई तक ले गए और ऊंचाई भी उतनी है जितनी लंबाई और चौड़ाई है। तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा, जो नॉर्मल सूत्र काम में लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब चूंकि यहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर है, इसलिए ये हो जाएगा a इंटू ए इंटू ए, यानी a का क्यूब या a की पावर 3 या a का घन। घन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि घन का मतलब पावर 3 होती है, या इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो भुजा है उसका क्यूब, और आपका जो मात्रक होगा वो घन इकाई होगा। अब वो सेंटीमीटर में है तो घन सेमी, मीटर में है तो घन मीटर, और किलोमीटर में है तो घन किलोमीटर। दो तो ये चीजें हमें यहां पर समझनी है। तीसरी चीज हमें एक और समझनी है, और वो होती है उसका विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक डब्बा नहीं है, एक सिंपल सी चीज है। अब इसका विकर्ण क्या होगा, इसका विकर्ण होगा इस कोने से इस कोने तक की सीधी दूरी, जैसे यहां से लेके यहां तक, ये इसका विकर्ण बन गया। लेकिन ये विकर्ण जो बन रहा है ये तो बन रहा है एक सतह का, लेकिन अगर एक घन का विकर्ण निकालना हो तो वो कैसे निकाले। अब घन का विकर्ण कैसे निकलता है, मैंने इस डब्बे को खोल दिया, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इस डब्बे को खोल दिया। अब इस डब्बे को खोलने के बाद इसके एक कोने में इसको मैं रखूं, एक कोने में, और दूसरे सामने वाले कोने में कोई अगर लकड़ी लगाऊं तो ये जो है ये इसका विकर्ण होगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के जैसे उस वाले कोने में आपने कोई चीज रख दी, जैसे बांस रख दिया, और उसको सामने वाले कोने में मतलब एकदम अपोजिट कोने में कितनी दूरी होगी वो उसका घन का विकर्ण होता है। जैसे आयत का विकर्ण कैसे निकलता है उसके बाद हम घन का भी निकाल लेंगे, चिंता ना करें। पहले एक एग्जांपल हम देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर लेता हूं मैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। हाँ देखिए, जैसे ये मेरे पास एक आयत है, इस आयत का विकर्ण कैसे निकलता है, इस कोने से इस कोने तक सीधे जाइए, इस कोने से इस कोने तक सीधे जाएंगे तो ये इसका विकर्ण निकल जाएगा। ये इसकी यहां से यहां तक की इसकी लंबाई है और यहां से यहां तक इसकी चौड़ाई है। ये लंबाई और चौड़ाई से विकर्ण कैसे निकलता है, तो ये जो विकर्ण होता है ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, यहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। और 10वीं क्लास तक आप सब लोग रट्टा मार मार के पाइथागोरस प्रमेय याद करके गए हैं। जब ये 90 डिग्री का कोण बनता है किसी भी त्रिभुज में, तो एक भुजा लंब हो जाती है, दूसरी भुजा आधार हो जाती है। हम लंब और आधार की जगह लंबाई और चौड़ाई यूज कर रहे हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, लेकिन यहां पर हम उसको कर्ण की जगह क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यही बात अगर हम यहां लागू करें तो मैं कह सकता हूं कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर ऊंचाई का या लंबाई का या चौड़ाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर, यानी इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से विकर्ण निकल जाता है। लेकिन वर्ग और आयत तो क्या है, द्विआयामी आकृतियां हैं। लेकिन अगर इसी आकृति को हम अगर त्रिआयामी में चेंज कर दें, तब उस स्थिति में विकर्ण निकालने के लिए हमें इस कोने से इस कोने में नहीं, इस कोने में लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी अंदर की तरफ से। तो उसके लिए जो विकर्ण निकलेगा वहां भुजा एक नहीं 3 है, क्योंकि यहां तो 2 भुजाएं हैं लंबाई चौड़ाई, वहां लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। तो ऐसी स्थिति में यदि हमें उसका विकर्ण निकालना है तो उसके तीसरा जो विकर्ण का सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। बस तीनों को हमें एक साथ लेना है। बस ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का एक्सटेंशन है या उसको आगे ले गए। तीसरी भुजा
हमने जोड़ दिया। अब यहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर है, ऑब्वियसली तीनों बराबर है। तब ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। तब हम कह सकते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। अब चूंकि इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है, दोनों तरफ वर्ग है, तो विकर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका वर्गमूल ले लेंगे। जब हम इनका वर्गमूल लेंगे तब आपका विकर्ण क्या आ जाएगा, 3 का तो वर्गमूल आएगा नहीं, तो उसका तो आ जाएगा √3 और a स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा a। तो किसी भी घन का जो विकर्ण होता है वो उसकी भुजा का कितना गुना होता है, √3 गुना। हमें √3 ही रखना है। वैसे √3 का मान जो होता है वो 1.73 होता है, इसलिए अगर जरूरत पड़े तो गुणा कर देंगे, नहीं तो उत्तर अपने को नॉर्मली √3 में मिल सकता है। ये 3 आयाम हमें घन के अंदर समझने हैं। यही 3 के 3 आयाम घनाभ में आएंगे। तो घन और घनाभ में ज्यादा अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि घनाभ की सारी भुजाएं बराबर कर दें तो घन हो जाएगा, और अगर तीनों भुजाएं समान नहीं है तो घनाभ हो जाएगा। और तो इन 2 चीजों को तो हम आज के इस वीडियो में पक्का क्लियर करते हैं। अब हम पहले 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको यह समझ में आए कि घन में क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो पहला सवाल आप लोगों के लिए मैंने लिया है कि एक घन का आयतन है 729 सेमी क्यूब, सेंटीमीटर इकाई है। पूछा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां सारा का सारा खेल किसका है भाइयों, सूत्रों का खेल है। अब जैसे घन का आयतन क्या होता है, तो हमें पता है कि जो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब। भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा का क्यूब। आप तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई याद रखो और बस तीनों को बराबर कर दो, तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा का क्यूब हो जाएगा। और भुजा का क्यूब आपको दे रखा है 729 और वो भी सेंटीमीटर क्यूब में। तो भुजा का क्यूब अगर 729 है तो 729 किसका घन होता है, तो 729 घन होता है 9 का। तब ऐसी स्थिति में हम इसका जब घनमूल ले लेंगे तो भुजा आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। अब हमारा अगला काम क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है 6 साइड में, और हर साइड में वर्ग बनता है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब देखिए 6 गुणा भुजा कितनी है, 9, तो 9 का वर्ग होगा 81, तो 6 गुणा 81, 8 6 48, 480 और 6 486 और स्क्वायर आएगा क्योंकि वर्ग की यानी भुजा का वर्ग हो रहा है। तो क्या ऐसा ऑप्शन है, तो आपका सी जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से बड़े ही आसान सवाल आते हैं। एक सवाल मैं आप लोगों के लिए और ले रहा हूं, देखिएगा वो सवाल क्या कह रहा है। यानी मैं आपको तीनों चीजें 2 एग्जाम्पल में तीनों कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक घन की सतह का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी है, इसके विकर्ण की लंबाई पूछी है। तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ गया, आयतन भी आ गया और विकर्ण भी आ गया। अब विकर्ण देकर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, पृष्ठीय क्षेत्रफल देकर विकर्ण पूछे, आयतन देकर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, पृष्ठीय क्षेत्रफल देकर आयतन पूछे, क्या फर्क पड़ता है। एक बार हमें कोई चीज समझ में आ गई उसके बाद कुछ भी पूछे ना, क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 वर्ग होते हैं, इसलिए 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, जो एक्चुअल में हमें क्या दे रखा है 600 वर्ग सेमी। तो 6 से काट देंगे तो 600 में 6 का भाग चला जाएगा 100 बार। तो भुजा का स्क्वायर हमें क्या मिला भाई, 100 वर्ग सेमी। अगर हम इसका वर्गमूल ले लें तो हमारी भुजा कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारा घन है उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है, इसका विकर्ण। अब आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो घन का विकर्ण होता है वो भुजा का √3 गुना होता है, जस्ट ही बताया है। तो आपको क्या करना है, 10 को √3 से गुणा करना है। अब ऑप्शन अगर √3 वाला हो तो 10 √3 आ जाएगा, और कल को अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ वो √3 वाला और दशमलव में उत्तर दिया हुआ हो तो बस इतना ही काम करना है कि 10 को 1.732 से गुणा करना है, तो एक स्थान पे दशमलव खिसक जाएगा और 17.32 सेंटीमीटर आपका
उत्तर आ जाएगा। इतना आसान है घन घनाभ। अगर हम डरेंगे तो एक अलग बात है। देखिए, डर को कम करने का एक ही उपाय है कि उस डर, जिस चीज से हम डर रहे हैं उस पर हम ध्यान देना शुरू कर दें तो हमारा डर निकल जाएगा। मेरे पिछले लगभग 16 वर्ष के जो मेरे अनुभव में मैंने एक चीज जो स्टूडेंट्स में देखी है और मैंने अक्सर उनको कहा भी है कि कोई भी विषय हमारा कमजोर नहीं होता, हमारा उस विषय को हम समय कम देते हैं, इसीलिए वो हमारी बार बार परीक्षा लेता है। आप किसी भी चीज को समय दीजिए, वो चीज आपकी हो जाएगी। आप इसको कहीं भी लागू कर लीजिए, जीवन में कहीं लागू कर लीजिए, आप किसी को समय दीजिए, वो चीज आपकी हो जाएगी। थोड़ा समय हमें देना पड़ेगा। अगर हम उससे डर कर अगर उससे दूर भागेंगे तो वो डर निकलेगा नहीं, वो डर उल्टा बढ़ेगा। तो इसलिए इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा समझ कर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी। एक और सवाल, 2 सवाल और कंप्लीट हो जाएगा। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजा 27 सेमी हो। बहुत आसान सवाल है, भुजा दे दी, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो हमें पता है कि जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो एक घन का होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। अब बाकी छोटी मोटी गणित की कैलकुलेशन है तो वो हो जाएगा 27 गुना 27, क्योंकि 27 का स्क्वायर है। अब मुझे तो पता है कि जो 27 का जो स्क्वायर होता है वो 729 होता है, तो ये हो जाएगा 6 गुना 729, 7 6 42 यानी 4200 और 29 का 6 गुना 174, 42 और 174 4374 ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपका उत्तर है। यानी ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, ये तो भाई हमारी तो प्रैक्टिस है, इसलिए हमें तो समय नहीं लगता, हम तो मन ही मन कर लेते हैं। आपको थोड़ा समय लगे तो गुणा कर लेना, और क्या होगा, इतना ही तो करना है। 7 2 9 नीचे 6, 9 का पाड़ा 6 बार, 9 6 54 आ गया, बच गया 5, 6 दूनी 12, 5 17 का 7, हासिल 1 43, उत्तर आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं वो क्या है कि एक घन के विकर्ण की माप दे दी 4√3, इसका आयतन पूछा है। अब मैंने आपको उल्टा सीधा सारी चीजें बता दी, इससे बाहर क्या जाना है, कुछ नहीं जाना। अच्छा, एक घन का विकर्ण होता क्या है? घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, और ये दे कितना रखा है 4√3। अब √3 गया तो भुजा कितनी आ गई 4। अब जिसकी भुजा 4 हो उसका आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब 4 का क्यूब, 4 गुना 4 गुना 4 64। ये लो जी उत्तर आ गया। तो घन बहुत आसान है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, बस एक बार समझने की जरूरत है। लेकिन जब यही चीज घन से बड़ी हो जाए तो हम उसको कह देते हैं घनाभ, या हम उसको कह देते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड एक ऐसी आकृति है जो घन की तरह ही होती है, बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है और इसकी जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई उनका जो मेजरमेंट होता है, यानी इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट, इनका मेजरमेंट अलग अलग है। कोई 2 साइड बराबर भी हो सकती है, ना भी हो, उससे फर्क भी नहीं पड़ता। जैसे एक घन में 6 साइड होती है वैसे यहां भी 6 साइड होती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक। तो ये जो 6 साइड होती हैं, ये 6 साइड यहां पर वर्ग बनाने के बजाय आयत बनाती हैं, क्योंकि समान भुजा हो तो वर्ग बन जाता है, लेकिन अगर भुजाओं की लंबाई असमान हो तो फिर वो वर्ग न बनकर आयत बनता है। तो यहां पे 6 आयत बनते हैं। और एक चीज जो खास बनाती है घनाभ को, वो क्या है कि जो हमारे आमने सामने के जो आयत होते हैं वो समान होते हैं, यानी आमने सामने के जो आयत बनेंगे वो समान बनेंगे। और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जिस कमरे में बैठे उस कमरे को देख लीजिए। आमने सामने की दीवारों का जो एरिया होगा वो सेम होगा, चारों दीवारों का एरिया सेम होगा, और जितना एरिया आपकी छत का होगा उतना ही एरिया आपके फर्श का होगा। तो वो जो एरिया है वो एरिया इसी प्रकार से निकल जाता है। अच्छा, अब इसमें जो 6 आयत बनेंगे वो 6 आयत क्या होंगे और इन 6 आयतों से क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, वो 6 आयत कौन से हैं? एक आयत तो बनेगा फ्रंट वाला, ये आपके सामने वाला है, तो इसमें एक आयाम तो है इसकी लंबाई और एक आयाम है इसकी ऊंचाई। इधर वाला जो आयाम है इस वाले आयत में क्या होगा, एक तरफ तो चौड़ाई है,
और एक तरफ ऊंचाई है। और ये जो ऊपर वाला है इसमें क्या है, एक तरफ तो लंबाई है और एक तरफ ये चौड़ाई वाला हिस्सा, एक तरफ चौड़ाई है। और ये जो 3 आयत आपको सामने दिख रहे हैं, ऐसे ही 3 आयत इसके जस्ट अपोजिट साइड में है। तो 6 आयत बन गए, आमने सामने के आयत क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें इसका टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो जो टीएसए होगा वो 6 आयत का क्षेत्रफल होगा। कितना, 6 आयतों का जो क्षेत्रफल होगा वो इसका टीएसए होगा। अब ये जो 6 आयत हैं उसमें क्या है, आमने सामने के आयत बराबर होंगे। तब हम कह सकते हैं जितना एरिया टॉप का उतना एरिया बॉटम का। अब दोनों एरिया बराबर हैं तो जुड़कर डबल हो जाएगा। जितना एरिया लेफ्ट का उतना राइट का तो जुड़कर डबल हो जाएगा। जितना फ्रंट का उतना बैक का तो जुड़कर डबल हो जाएगा। तो इसका सूत्र बन जाएगा, 2 कॉमन ले लेता हूं क्योंकि 2 सब में आएगा। तो एक तरफ तो आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर आ जाएगा अगला आयत हो जाएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और अगला आ जाएगा ऊंचाई गुणा लंबाई। ये है, डबल हो जाएगा। यानी आप 2 को ले लो और आपस में गुणा कर दो। और इसको समझना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर हम इसके आयतन की बात करें तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन वही होगा जो घनाभ का सूत्र हमने देखा था, उसमें भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा था, और इसमें क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आपको आयतन दे देगा। इसमें एक चीज और पूछी जाती है, वो है इसका विकर्ण। हालांकि विकर्ण घन में ज्यादा पूछे जाते हैं, घनाभ में अक्सर कम पूछे जाते हैं, फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो विकर्ण का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो विकर्ण का स्क्वायर होता है वो पाइथागोरियन प्रमेय आप लगाएंगे तो वो हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और इन तीनों को आप आपस में ऐड कर देंगे वर्ग करके तो विकर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आपको विकर्ण निकालना है तो विकर्ण के लिए इनका क्या ले लेंगे अपन, वर्गमूल, वर्गमूल ले लेंगे तो आपको। और नॉर्मली आपकी जो एग्जाम होगी उसमें ये संख्याएं ऐसी ली जाएंगी जो वास्तव में एक वर्ग बनाती हैं, तो बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ज्यादा मुश्किल वाला काम इसमें नहीं है। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूं। इस वीडियो में हम घन और घनाभ को डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में हम बेलन और शंकु को डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से लगभग 3 वीडियो में आपका ये वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा, पक्का कह रहा हूं। अब देखिए सवाल क्या कहता है, एक घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजाएं हैं 25, 10 और 2। तीनों भुजाएं दे दी और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूछ लिया। चलिए पहले इसका टीएसए निकालते हैं। अब इसका जो टीएसए होगा यानी जो टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 2 गुणा, अब पहले क्या करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, यानी लंबाई के साथ एक बार चौड़ाई आ जाएगा, चौड़ाई के बाद ऊंचाई आ जाएगा, लंबाई के साथ ऊंचाई आ जाएगा, यानी आपस में 2-2 वैल्यू लेनी है। तो एक बार में 25 के साथ 10 ले लेता हूं, एक बार में 10 के साथ 2 ले लेता हूं, और एक बार में 2 के साथ 25 ले लेता हूं। तो सबके जोड़े बन गए। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 25 गुणा 10 250, और ये 10 दूनी 20, 250 20 270, 270 और 25 दूनी 50, 270 50 320, 320 का दुगुना करेंगे तो 640, और संयोग से 640 का एक ही ऑप्शन है। तो आप वैसे भी उत्तर देके निकल सकते हो, और फिर भी आप कंफर्म करना चाहें तो अब इसका वॉल्यूम और निकाल लेते हैं, और इसका वॉल्यूम होगा तीनों भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन। तो 25 गुणा 10 गुणा 2, 25 गुणा 10 250 गुणा 2 500, तो आपका बड़ा आसानी से जवाब आ जाएगा। अगला सवाल देते हैं, वो बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है, एक सबसे बड़े बांस की लंबाई क्या होगी जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। अब किसी भी वर्ग में या आयत में जो सबसे लंबी लाइन खींची जा सकती है वो होती है उसका विकर्ण। इसी प्रकार अगर किसी कमरे में सबसे लंबी अगर कोई नाप होती है या सबसे लंबा अगर आपको कोई डंडा या कोई बांस रखना है तो वो उसका विकर्ण होगा। इनडायरेक्टली आपसे विकर्ण पूछना चाहता है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कहता है विकर्ण का स्क्वायर बराबर
लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखते हैं। लंबाई है 12, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। चलिए 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग 81 और 8 का वर्ग 64। 144 और 81 225 होते हैं, 225 में 64 जोड़ देते हैं तो ये आपका हो जाता है 225 64 289। और 289 जो होता है वो किसका वर्ग होता है? 17 का। तो इसका जो सबसे लंबे बांस की जो लंबाई या दूसरे शब्दों में कहें तो जो विकर्ण आएगा वो 17 होगा। तो इतना आसान होता है इसको पढ़ना या आप इसको कह सकते हैं इसको समझना। एक एग्जांपल और देखते हैं। 30 सेंटीमीटर लंबा, 24 सेंटीमीटर चौड़ा और 18 सेंटीमीटर ऊंचा एक घनाभ है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी वो भी बड़ा आराम से निकाल लेंगे। और इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, वो भी आप देख लेना। पहले लॉन्ग रास्ता बताता हूं फिर शॉर्टकट बताऊंगा। इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो इसका विकर्ण होगा 30 का स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो 30 का वर्ग हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 0 का डबल, 24 का वर्ग होता है 576 और 18 का वर्ग होता है बोलो 324। तो ये हो जाएगा 900 और 500 1400, 1400 और 300 1700, 1700 और 76 और 2400 यानी इसका आ जाएगा 1800। 1800 आ गया। अब हमें लेना है इसका वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालें? तो इसका वर्गमूल ऐसे निकाल सकते हैं कि आप 1800 के टुकड़े कर दीजिए। कैसे करेंगे मैं बताता हूं। 18 गुणा 100। अब और क्या कर सकते हैं जिससे वर्ग बन जाए? अब हमें पता है कि 100 तो वर्ग होता है 10 का, 18 को और दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 9 गुणा 100। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो आपको पता है कि 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा और 100 का वर्गमूल 10 बाहर आ जाएगा और 2 का वर्गमूल आएगा नहीं इसलिए √2। तो 10 3 30 और √2। तो ये आपका जवाब हो जाएगा 30√2। ये मतलब एक सीधा सीधा जवाब है। अच्छा, ऐसे सवालों में आप एक शॉर्टकट लगा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल फील करें तो, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। शॉर्टकट क्या है वो मैं बताता हूं आपको। 30 24 और 18 आप अगर देखें तो ये सब के सब 6 के पाड़े में है। तो अगर मैं इनमें से 6 एक बार कॉमन ले लूं या 6 हटा दूं तो ये हो जाएगा 5:4:3। या आप इसको एक बार 5:4:3 से उत्तर निकाल लें, बाद में वापस 6 गुणा कर दें। अब 5:4:3 से उत्तर कैसे निकलेगा इधर करते हैं। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब बताओ मुझे 30 24 और 18 का स्क्वायर आसान है या 5:4:3 का है? ये आसानी होती है मैथमेटिक्स में। तो 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। तो ये हो जाएगा 25 और 16 41 और 9 50। और 50 को लिख सकते हैं 25 गुणा 2। तो जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो 25 का वर्गमूल तो 5 आ जाएगा और 2 का वर्गमूल √2 आ जाएगा। तो अगर ये 5:4:3 होते तो कितना आता? 5√2 आता। लेकिन चूंकि ये 6 गुना है इसलिए 6 गुना कर देंगे तो 6 गुना 5 30√2। तो थोड़ी सी जो आपकी मेहनत है वो हम इसमें बचा लेते हैं। एक और क्वेश्चन आखिरी है, अगली वीडियो में आगे का पार्ट मिलेगा। एक आयताकार जलाशय है, एक तालाब बना हुआ है, उसमें 42,000 लीटर पानी है। ठीक है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर हो, चौड़ाई 3.5 मीटर हो तो गहराई कितनी होगी? अब यहां एक चीज मैं आपको बता दूं, जो पानी होता है, पानी का एक नियम होता है कि अगर आपका कोई भी बर्तन 1 घन मीटर का है, 1 घन मीटर का मतलब हो गया 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, तो 1 घन मीटर में टोटल 1000 लीटर पानी आता है। कितना? 1000 लीटर पानी आता है। पानी के लिए बता रहा हूं, पानी के आयतन के हिसाब से। बाकी कोई चीज जिनका आयतन, जिनका घनत्व ज्यादा होता है वो ज्यादा भी आ सकते हैं, जैसे मरकरी बहुत ज्यादा आ सकती है। तो पानी की बात चल रही है। तो 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर है। तो 42,000 लीटर का मतलब हो गया कि इसका आयतन है 42 घन मीटर। क्या है ये? इसका आयतन है 42 घन मीटर।
अच्छा, अब देखो लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, ऊंचाई दे दी, ऊंचाई या गहराई पूछ ली, क्योंकि जो सतह से ऊपर है तो ऊंचाई हो जाएगी, सतह से नीचे है तो गहराई हो जाएगी। चलिए आयतन का सूत्र लगाते हैं। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर आयतन। अब जो दी गई वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। लंबाई कितनी है भाई 6 मीटर, चौड़ाई कितनी है भाई 3.5 मीटर, ऊंचाई क्या है वो हमें निकालनी है, आयतन कितना है 42। अब हमें h को निकालना है तो इन दोनों को साइड में भेज देंगे नीचे, 6 गुणा 3.5। अब 6 का पढ़ा जाएगा 7 बार और 7 में 3.5 का भाग जाएगा 2 बार, जवाब क्या जाएगा 2 मीटर। इतना आसान तरीके से हम इन सवालों को बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। ये जो सवाल है इस सवाल को आप लोग देख लीजिए, ये आपको करना है और इसका जो जवाब है वो आपको कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे। ये तो था घन और घनाभ। बेलन और शंकु के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।